Welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part of endotracheal tube. जैसा कि लास्ट की 2 क्लासों में आपने देखा है कि इस YouTube चैनल पे हमारे YouTube चैनल के ऊपर एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन के बारे में लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट को कम्प्लीटली कवर करते हुए सारे कंटेंट्स आपके लिए बनाए गए हैं. प्लीज़ रेफर कीजिएगा और अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगते हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आइए आज की क्लास शुरू करते हैं. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स यूज इन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि अब तक की 2 क्लासों के अंदर हमने ये देख लिया कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन क्या होता है, कौन कौन से उसके इंडिकेशंस होते हैं, कौन कौन से उसके मैनुवर्स होते हैं, कौन कौन से पर्पजेस के थ्रू हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं. ठीक है, साथ के साथ हमने देखा कि कैसे और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने से पहले हमें कैसे ओरल एग्जामिनेशन करना है. पेशेंट का ओरल स्पेस है, जो स्पेस है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ओरली एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए जो हमें पर्टिकुलर स्पेस चाहिए होगा ओरल केविटी के अंदर, उस स्पेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पेशेंट के एयरवे को असेसमेंट करना है. मालमपाती स्कोर देखा था हमने, उसके अंदर हमने देखा था 3-3-2 का रूल देखा था हमने. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है. मालमपाती के ऊपर इस चैनल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया था क्योंकि मालमपाती स्कोर से मोस्टली क्वेश्चन, मालमपाती ग्रेडिंग सिस्टम से क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बहुत बार एग्जामिनर्स मतलब एम्स एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालमपाती स्कोर कहाँ यूज होता है, कौन कौन से उसकी ग्रेडिंग्स होती हैं, कैसे कैसे उसके अंदर कैसे उसकी एयरवे के अंदर मैंने एग्जामिनेशन किया जाता है. तो उसका डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर है, प्लीज़ रेफर कीजिएगा. और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. आइए आज की क्लास शुरू करते हैं. आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है इक्विपमेंट्स यूज इन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन. एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के दौरान कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो 1 बाय 1 हम सारे इक्विपमेंट्स को देखते हैं, उनका यूज़ देखते हैं. तो आइए फर्स्ट में इक्विपमेंट्स है एंडोट्रेकियल ट्यूब अप्रोप्रिएट साइज की. ठीक है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एक पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के एयरवे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, एक एंडोट्रेकियल ट्यूब का सिलेक्शन करना होगा. और वो जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो पेशेंट के एयरवे के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट साइज की होनी चाहिए. नेक्स्ट वन है लेरिंजियोस्कोप. जब भी हम ओरली एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे तो हमें लेरिंजियोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. तो लेरिंजियोस्कोप रखना है हमें. ठीक है, लेरिंजियोस्कोप के साथ साथ हमें क्या रखना है, लेरिंजियोस्कोप की जो ब्लेड्स होती है, जो डिफरेंट साइज की जो ब्लेड्स होती है वो ब्लेड रखनी है. ठीक है, साथ के साथ एक फ्लेक्सिबल स्टाइलेट मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा कि स्टाइलेट क्या होता है, बूजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें. स्टाइलेट नॉर्मली अगर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो स्टाइलेट क्या करता है, ट्यूब को एक शेप देख करके एक शेप प्रोवाइड करता है जिससे जो इंसर्शन ऑफ ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंसर्शन है वो काफ़ी सुटेबल हो जाता है, ईजी हो जाता है. तो स्टाइलेट का काम ये होता है. नेक्स्ट वन है मेगल्स फोर्सेप. मेगल्स फोर्सेप होती है एक प्रकार की फोर्सेप है. ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन इंस्ट्रूमेंट के शॉर्ट वीडियोस, इन इंस्ट्रूमेंट्स की इमेज बेस्ड वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है. प्लीज़ शॉर्ट सेक्शन की, इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं. तो मेगल्स फोर्सेप है, तो मेगल्स फोर्सेप क्या करती है, जो ट्यूब है उसको मैनिपुलेट करने के काम में आती है ओरल केविटी के अंदर. नेक्स्ट वन है ऑक्सीजन सोर्स. जब भी आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हो तो आपको ऑक्सीजन सोर्स की ज़रूरत रहेगी. ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ट्यूब इंट्यूबेट करने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेट करना है. नेक्स्ट वन है सिरिंज एंड लुब्रिकेंट जेली. सिरिंज एंड लुब्रिकेंट जेली. सिरिंज की जरूरत पड़ेगी हमें. जो पायलट बैलून होगा, मान लीजिए अगर हम किसी पेशेंट को कप्ड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा रहे हैं, तो जो पायलट बैलून है, ठीक है, उस पायलट बैलून को हमें क्या करना है, इन्फ्लेट करके रखना होगा. मेरा यहाँ पे आज का ये सवाल है आपसे कि पायलट बैलून के अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कितना होता है. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. लास्ट क्लास में मैंने इसको बता दिया गया है. दोनों क्लासों को आप एसोसिएट करके पढ़िए ताकि लंबे ड्यूरेशन तक आप चीज़ों को याद रख सकें, चीज़ों को रिमेंबर रख सकें और चीज़ों का अच्छे से यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें. लुब्रिकेंट जेली ताकि जो ट्यूब है वो उसको इजीली थोड़ा लुब्रिकेट करके रखेंगे तो क्या होगा, ट्यूब है वो इजीली इंसर्ट हो जाती है. नेक्स्ट है सक्शन कैथेटर. एक अप्रोप्रिएट साइज का एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट की साइज, वेट, एज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पेशेंट के लिए हमें सक्शन कैथेटर
सेलेक्ट करके पहले से जब भी हम इंट्यूबेट कर रहे हैं तो पेशेंट के बेड साइड पे हमें क्या करना है, सक्शन कैथेटर भी रखना है। सक्शन कैथेटर इसलिए जब भी आप इंट्यूबेट कर रहे हो, लेरिंजियोस्कोप करोगे और हम देखते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर, नेजोफेरिंग्स के अंदर, लेरिंग्स के अंदर क्या पड़े, सिक्रेशंस पड़े हुए हैं, काफ़ी ओरल सिक्रेशंस है वो अक्यूमुलेट हो रखे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्यूब इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी पासेज ऑफ ट्यूब हो वो हमें पूरी तरह से क्लियर चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो सक्शन कैथेटर है उसके थ्रू जो भी ओरल सक्शन है, ठीक है, वो सक्शनिंग करके उन सिक्रेशंस को वहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें सारी चीज़ें, आगे की चीज़ें, वो लेरिंजियोस्कोप की हेल्प से हम आगे की चीज़ों को देख पाएंगे, जैसे वोकल कॉर्ड है, वो एपिग्लोटिस है, ठीक है, ट्रेकिया है, इसोफेगस, उनको हम बाद में ही देख पाएंगे। अगर सिक्रेशंस एक्यूमुलेट रहेंगे तो हम उनको अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि हम अगर इस ओरल सिक्रेशन एक्यूमुलेट है उस कंडीशन के अंदर अगर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट करने का अटेम्प्ट लेते हैं तो हो सकता है हम पेशेंट को इंजरी कर दें। नेक्स्ट वन है सक्शन अपरेटस। जब आप सक्शन कैथेटर रख रहे हो तो सक्शन अपरेटस भी रखना होगा, क्योंकि बार बार सक्शनिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन है ओरोफेरिंजियल एयरवे। ओरोफेरिंजियल एयरवे इसलिए चाहिएगा क्योंकि मान लीजिए आपका पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, ओरोफेरिंजियल एयरवे लगा करके पेशेंट को क्या करोगे, हाइपर ऑक्सीजनेट करोगे। उसके बाद आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का अटेम्प्ट लोगे। नेक्स्ट वन है एडेसिव टेप। एडेसिव टेप की जरूरत क्यों पड़ेगी, जैसा कि सबको पता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को एक प्लेस पे, एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे फिक्स करने के लिए कि हाँ यहाँ से वो हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ेगी, ताकि हम पेशेंट की चेस्ट के अंदर बाइलेटरल एयर एंट्रीज हैं या नहीं है, ठीक है, पेशेंट की चेस्ट को अस्कल्टेट करना है, इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि हमने जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया है, क्या उसके बाद पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ताकि अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके देखेंगे तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि पल्स ऑक्सीमीटर लग गया और हमने अच्छे से इंट्यूबेट कर दिया। अगर जो हमारी ट्यूब है उसका प्लेसमेंट अगर सही है तो क्या होगा, जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो क्या शो करेगा, वो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है SpO2 है उसको नॉर्मल रेंज में शो करेगा। नेक्स्ट वन है ड्रग फॉर इंट्यूबेशन, जैसे कि प्रोपोफॉल है, एट्रोपिन और लीडोकेन है। तो जो ये ड्रग फॉर इंट्यूबेशन है, ये सारी वो ड्रग्स है जो मसल्स रिलैक्सेंट है, सिक्रेशंस को कम करेंगी, ठीक है, ये सारी ड्रग्स हैं। तो ये ड्रग्स का इंट्यूबेशन के दौरान ये यूज़ होता है कि मान लीजिए डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, पेशेंट है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को थोड़ा सेडेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्यूबेट के लिए अटेम्प्ट लेंगे। ये सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इन आर्टिकल्स के बारे में आप चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाली स्लाइडों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उनकी कैसे, ताकि आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन की जो तैयारी है वो यहीं पे होती हुई, साथ में होती हुई चले इस क्लास के थ्रू, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिए एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ठीक है, इसे बोलते हैं पायलट बैलून। ये यहाँ पे हो गया कप, यहाँ पर क्या है, ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये हिस्सा ऑक्सीजन सोर्स के साथ कनेक्ट होगा और ये वाला ट्रेकिया के अंदर रहेगा। इसके ऊपर एक रेडियो ओपेक लाइन होती है जिस पे मेजरमेंट लिखे हुए होते हैं और उन मेजरमेंट का हम यूज करके पेशेंट के अंदर हमें कितना इंसर्ट करना है वो देखना है। साथ ही साथ जब हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने के बाद जब पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे तो उस एक्सरे के अंदर ये रेडियो ओपेक लाइन है वो हमें अच्छे से विजुअलाइज होती है और हम देख सकते हैं उस एक्सरे के अंदर कि हमारी ट्यूब है वो कहाँ पे प्लेस है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन, बैलून होता है, उस बैलून को क्या बोलते हैं, पायलट बैलून। ऑक्सीजन सोर्स कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब बैलून है। ट्यूब कप है, ये ट्यूब का कप है। ट्यूब के ऊपर एक मार्किंग की लाइन होती है, वो किसकी होती है, रेडियो ओपेक मटेरियल की होती है, ठीक है। रेडियो ओपेक एक लाइन होती है। उस रेडियो ओपेक लाइन का यूज़ क्या है, उस रेडियो ओपेक लाइन का यूज़ ये है कि जब आप पेशेंट को ट्यूब प्लेसमेंट के बाद आप पेशेंट का रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन करोगे, एक्सरे करवाओगे, तो उस एक्सरे के अंदर क्या मिलेगा आपको, वो रेडियो ओपेक लाइन है वो अच्छे से विजुअलाइज होगी और आप देख पाओगे कि आपकी जो ट्यूब है वो सही प्लेस पे है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है अनकप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो 6 से 10 साल के बाद ये बच्चों में और एडल्ट में यूज की जाती है। और 6 साल से छोटे बच्चों के अंदर जो यूज की जाती है वो होती है अनकप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। सेम है, ऑक्सीजन सोर्स यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पर एक, दोनों के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक होल बना हुआ है। एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर एक होल बना हुआ है, उस होल को क्या बोलते हैं, मर्फी आई, ठीक है, उस होल को बोलते हैं मर्फी आई। मेरा आज का दूसरा सवाल आपसे, मर्फी साइन क्या होता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मर्फी साइन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा कि मर्फी साइन क्या होता है। नेक्स्ट है, ये हो गए एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स।
आप देख सकते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के वो पार्ट्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सोर्स कनेक्टर है, पीवीसी टीयर पीवीसी है, ठीक है। रेडियो पे एक लाइन है, कफ है, आई है, बेवल है, जो लास्ट में कटा हुआ पार्ट है जहाँ से एयर एंट्री है, वो लास्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं बेवल बोलते हैं। ये पायलट बैल्यून है। ये सारे क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स है। नेक्स्ट वन है लेरिंजियोस्कोप विथ ब्लेड। यहाँ पर होता है इसमें बल्ब। जो बल्ब, जब भी हम लेरिंजियोस्कोपी करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, लेरिंजियोस्कोप की अप्रोप्रिएट ब्लेड की साइज होनी चाहिए, साथ ही साथ जो बल्ब है वो ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट वन है, ये हो गई डिफरेंट साइज की, ये हो गई हमारी डिफरेंट साइज की ब्लेड्स, ठीक है। तो मेरा आज का तीसरा सवाल, जो आप देख रहे हैं ये 3 ब्लेड तो इसमें कर्व्ड है और एक स्ट्रेट ब्लेड है, इनके क्या नाम हैं, ठीक है, इनके नाम बताइए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। मैकॉय और मिलर, 2 ऑप्शन है। अब मुझे आप ये बताइए कि स्ट्रेट वाली मैकॉय है या मिलर है, और जो कर्व्ड वाली है वो मैकॉय है या मिलर है। इन दोनों में से कौन, इन तीनों के अंदर से चारों में से कौन सी तो मैकॉय है, कौन सी मिलर मिलर ब्लेड है, ठीक है। स्ट्रेट ब्लेड है वो मोस्ट कॉमनली पीडियाट्रिक यूज के लिए की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक लेरिंजियोस्कोपी के लिए किस प्रकार की ब्लेड यूज की जाएगी, स्ट्रेट ब्लेड यूज की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है, ये देखिए एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो एक ग्रीनिश पार्ट है, जो ग्रीनिश टाइप का जो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब डली हुई है, फ्लेक्सिबल वायर डला हुआ है, इसे बोलते हैं बूजी, ठीक है। ध्यान रखना, बूजी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है। वो क्या करती है, जो डिफिकल्ट एयरवे इंट्यूबेशन है उसके दौरान हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बूजी डालते हैं। बूजी अगर सही प्लेस पे चली गई है उसके बाद हम ट्यूब को उसके ऊपर से पिरो करके ट्यूब को डाल दिया जाता है। इससे इंट्यूबेशन है वो काफ़ी इजीली हो जाता है। बूजी हमेशा ट्यूब के आगे तक, मतलब ट्यूब के पार जा सकती है, लेकिन स्टाइलेट कभी भी ट्यूब के पार नहीं निकालना है। आपका स्टाइलेट ट्यूब के एंड से, आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब के एंड से थोड़ा सा पीछे होना जरूरी है, क्योंकि स्टाइलेट इंजरी कर सकता है लेकिन बूजी इंजरी नहीं करेगी। नेक्स्ट वन है, ये देखिए, ये है स्टाइलेट और इसे बोलते हैं बूजी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी आर्टिकल यूज किया जाता है उसका क्या नाम है, बूजी। और जो ट्यूब को एक शेप प्रोवाइड करता है, ये क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल वायर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल वायर होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिससे क्या होता है, इसको अच्छे से हम बैंड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का एयरवे वो शॉर्ट है, किसी का एयरवे वो डिफिकल्ट है, तो उसी एयरवे के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसको हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। और वो जो प्रॉपर शेप है एयरवे की, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ट्यूब को मोड़ के उसके बाद हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसर्ट को, बूजी शेप नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ये ट्यूब की शेप उसको चेंज कर देता है, मेंटेन करके रखेगा। जिस भी शेप में आप ट्यूब को बेंड करोगे उसी शेप में ये उस ट्यूब को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट वन है मेगल्स फॉरसेप। ये देखिए मेगल्स फॉरसेप क्या काम आती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब को मैनिपुलेट करने के काम आती है ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। मेगल्स फॉरसेप है जो क्या करती है, मैनिपुलेशन का काम करती है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान। नेक्स्ट वन है, ये सारे हैं हमारे वेंटिलेशन मास्क। जब भी हम पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं उससे पहले हमें इन सब मास्क का यूज करते हुए हमें क्या करना है, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। पेशेंट को हम हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे, उसके बाद हम हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट लेंगे। तो इस मास्क का जो सिलेक्शन किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। प्लीज अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए। इस मास्क का जो सिलेक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू एज, यहाँ पे मैंने सब कुछ नोटिफाई कर रखा है, सबको दे रखा है, सबसे बता रखा है कि कौन सी एज में क्या यूज करना है। बट मान लीजिए आप इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन आपको नहीं पता चल रहा कौन सा मास्क कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको पेशेंट के फेस के ऊपर इस मास्क को रख के देखना है। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मेरा कर्सर अभी है, इस वाले पोर्शन की, ये वाला पोर्शन पेशेंट के ग्लेबला, इसको जहाँ पे नेजल बोन का जंक्शन होता है ऊपर फ्रंटल बोन के पास, उसको बोलते हैं ग्लेबला पार्ट बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो ग्लेबला के पास होना चाहिए, और इधर वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन आपकी चिन के पास होना चाहिए। मतलब ग्लेबुला से चिन तक आपका पूरा कवर होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, उसका पेशेंट का जो एयरवे है, मुंह है, वो पूरी तरह से कवर होगा, साथ के साथ पेशेंट है वो अच्छे से ऑक्सीजनेट हो पाएगा।
नेक्स्ट वन है सक्शन कैथेटर। देख लीजिए सक्शन कैथेटर इस प्रकार का होता है, ठीक है। आप ये सारी इमेजेस आप मेरे चैनल के ऊपर शॉर्ट्स वीडियोस में देख सकते हो। नेक्स्ट वन है ये डिफरेंट साइज के सक्शन कैथेटर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू एज हम पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है सक्शन ऑपरेटर, ठीक है। सक्शन ऑपरेटर्स है जब भी ओरल से ओरल सक्शन से उन सब ओरल सक्शन है एयरवे के सक्शन उन सक्शन को कर सक्शन करने के लिए हम सक्शन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है ये है ओरोफेरिंजियल एयरवे। ओरोफेरिंजियल एयरवेज का यूज किया जाता है, मान लीजिए पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, टंग बाइट भी कर सकता है पेशेंट, ठीक है। हो सकता है पेशेंट की जो टंग है वो पीछे की तरफ फॉल होकर के एयरवे को ब्लॉक कर दे, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर ले। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या किए जाते हैं, इन ओरोफेरिंजियल एयरवेज का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। मैंने अभी तक जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज करने हैं, जो ऐसा है कि जो बहुत कॉमनली या हर कोई नहीं देख पाता, मोस्ट कॉमनली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। वार्डो के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं अवेलेबल होते हैं क्योंकि क्रिटिकल केयर सिचुएशंस में ही अवेलेबल होते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो मैंने ये सारी इमेजेस आपको दिखा करके आई होप मैंने आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन को थोड़ा सा सॉलिड बनाया हो। नेक्स्ट टाइम आज का टॉपिक है हमारा साइज ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो साइज ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की बात करें तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में उसकी साइज है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो देखिए फर्स्ट वन है, ध्यान रखना पीडियाट्रिक के अंदर हमेशा अनकप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज की जाती है। पीडियाट्रिक के अंदर हमेशा अनकप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वन है एज है, मान लीजिए पीडियाट्रिक के अंदर 0 से 1 ईयर तक का कोई बच्चा है तो उसके लिए हम 2.5 से लेके 3.5 mm तक की ट्यूब का यूज करेंगे। मतलब 1 साल तक के बच्चे के लिए हमें क्या करना है, 2.5 से 3.5 mm तक की प्लेन एंडोट्रेकियल ट्यूब का ही यूज करना है। उसके बाद 1 से 3 साल तक के बच्चे में हमें 4 से 5 mm की प्लेन ट्यूब का यूज करना है। 4 से 6 में हमें क्या करना है, 5 से 6 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब अनकप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज करना है। देख लीजिए 0 से लेकर के 6 ईयर तक हम अनकप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अनकप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसके अंदर ये वाला जो बैल्यून है, ये वाला जो कप है वो नहीं होगा, ये बैल्यून है वो भी नहीं पाया जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन है 6 to 10 ईयर। यहाँ से 6 to 10 ईयर यहाँ से क्या शुरू हो चुका है, यहाँ से कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज है वो शुरू हो चुका है। तो 6 to 7 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब है, लेकिन वो कौन सी ट्यूब होगी, कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, उसका यूज करना है। एडल्ट फीमेल में 7 to 8 mm और एडल्ट मेल में 8 to 9 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये 6 ईयर से लेकर के एडल्ट मेल तक, ठीक है, एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल इन सब के अंदर मतलब 10 to 6 ईयर से 6 to 10 ईयर से लेकर के एडल्ट के अंदर क्या किया जाता है, कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन बिफोर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। देखिए कि पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के लिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो काफ़ी एनजियस प्रोसीजर होता है, ठीक है। काफ़ी एंजाइटी काफ़ी टेंशन रहती है पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को, पेशेंट को, खुद को। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को बता देना है। अगर सिचुएशन अलाउ कर रही है तो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट लाइन बोलिए कि अगर सिचुएशन अलाउ कर रही है तो, मेरा यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है, ठीक है, और उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, इमीडिएटली एक इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि हमें क्या करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है। अब यहाँ पे आप उसकी फैमिली का वेट नहीं करना है, किसी जो दूसरा साथ है उसको हमें सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहले आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करके पेशेंट की जान बचाओ, उसके बाद पेशेंट के जो फैमिली मेंबर या जो पेशेंट के अटेंडर्स हैं उनको आप क्या कर पाओगे, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया है, ये इसलिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इफ टाइम परमिट्स। पहली लाइन में बता दिया कि अगर टाइम अलाउ कर रहा है तो, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप बताने बैठ गए तो पेशेंट की जान जा सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करना है, पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, उसके बाद हम पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को हम बता सकते हैं। तो देखिए इफ टाइम परमिट एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर अबाउट द एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन एंड नीड ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार कैसे करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें बता देना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ठीक है। एक्सप्लेन द पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को हमें बता देना है कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बाद पेशेंट है वो बोल नहीं पाएगा,
बोल नहीं पाएगा। मेरा आज का चौथा सवाल, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बाद पेशेंट है वो बोल क्यों नहीं सकता, इसका आंसर दीजिएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, पेशेंट है वो अनेबल टू स्पीक, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान क्या होता है, पेशेंट है वो अनेबल टू स्पीक हो जाता है, बोल नहीं पाता है। तो बोल क्यों नहीं पाता है, उसका रीजन सुनिए। क्योंकि आपकी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब, कर्सर को भी देखिए, आपकी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो क्या करती है, वोकल कॉर्ड के आगे चली जाती है। वोकल कॉर्ड के आगे चली जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को आप हटाओ, मान लीजिए इसको यहाँ से हटा दो, उसके बाद हम बात करते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड है तो क्या होती है, उन वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने वोकल कॉर्ड के आगे की तरफ, अगर आपकी जो ट्यूब है वो आगे की तरफ है, तो क्या होगा, जो एयर है, मतलब जो पेशेंट का एक्सेलेशन होगा, तो एयर क्या होगी, वो ट्यूब के थ्रू ही निकल जाएगी। मतलब वो आपकी जो एयर है, एक्सेलेशन के दौरान जो एयर है वो कहाँ नहीं आ रही है, वोकल कॉर्ड के ऊपर आकर के नहीं टकराएगी। और वोकल कॉर्ड के ऊपर आकर के नहीं टकराएगी तो वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन नहीं होंगे, वाइब्रेशन नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, तो उसके अंदर साउंड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना है कि जब भी पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाएगा तो इंट्यूबेशन के बाद पेशेंट है वो बोलने में असमर्थ रहेगा। नेक्स्ट में, मान लीजिए पेशेंट अब अनेबल है, बोल नहीं सकता, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी एंजाइटी, अब पेशेंट को एंजाइटी हो गई कि मेरे को तो ट्यूब लगा दी, उसके बाद तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो अब हमें क्या करना है, पेशेंट की एंजाइटी और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स की एंजाइटी को रिलीव करने के लिए हमें क्या बताना है कि अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप लिख के बता सकते हो, इशारों से बता सकते हो, इमेज के थ्रू बता सकते हो, फ्लैश कार्ड के थ्रू बता सकते हो। तो अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके बारे में हमें फैमिली मेंबर्स को क्या करना है, एजुकेट करना है। नेक्स्ट वन है, हमें क्या करना है, साथ के साथ हमें बताना है पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को बताना है कि जब हम ट्यूब डाल देंगे, जब हम आपको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर देंगे, अब हम आपको इंट्यूबेट कर देंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि हमें आपके हाथ को टाई करके रखना पड़े, इमोबलाइज रखना पड़े। टाई करना जरूरी नहीं है, इमोबलाइज रखना जरूरी है। अब इमोबलाइज रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, एक्सीडेंट केस था, अनकॉन्शियस है, उसको अभी कुछ भी होश में नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है वो ट्यूब को खींच के निकाल ले, वो अपनी गर्दन को हिलाने लग जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि हमारी जो ट्यूब है वो निकल के बाहर आ जाए, डिसलॉग हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंट के हैंड्स को इमोबलाइज करके रखना है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन है पेशेंट असेसमेंट। जब आप पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे थे तो आपने आर्टिकल्स रख लिए अपने पास में, उसके बाद आपने क्या किया, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को आपने एजुकेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, पेशेंट का असेसमेंट करना है कि पेशेंट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए सही है कि नहीं है। देखिए फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली, कि पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा नहीं हो कि राम को लगानी थी, लगा दी शाम को। ठीक है, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट का आइडेंटिफाई है वो करेक्टली करना है। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें अगर मान लीजिए ट्रॉमा केस आया है, हमारे पास कोई ट्रॉमा केस है, कोई इमरजेंसी के अंदर ट्रॉमा केस है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को जो भी लेकर के आया है उससे हमें हिस्ट्री लेनी है और उसको ये पूछना है। अब यहाँ पे हमारा पूछने का मतलब ये है कि हमें पूछना है कि पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन या स्पाइन की कोई चोट तो नहीं लगी। ठीक है, अगर मान लीजिए पेशेंट को स्पाइन की चोट लगी है तो हमारा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का जो मेथड है वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगा। आगे मैं इसी क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मान लीजिए पेशेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्टेड है तो उसमें कैसे इंट्यूबेट करेंगे और नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर कैसे इंट्यूबेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है कि पेशेंट है वो उसका स्पाइनल ट्रॉमा तो नहीं है, कोई स्पाइनल ट्रॉमा तो नहीं है उसको, तो हमें क्या करना है, ये हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट वन है पेशेंट, उसके बाद हमें क्या देखना है, पेशेंट के एनपीओ स्टेटस के बारे में देखना है, पेशेंट के एनपीओ स्टेटस के बारे में देखना है कि पेशेंट ने लास्ट कब खाना खाया था। साथ ही साथ हमें देखना है कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, की पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, डिसोरिएंटेड है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और उसके बाद हमें देखना है पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अब मान लीजिए पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है ही नहीं, पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 95-100 के बीच में है और पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो इस कंडीशन के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं है। मेन पर्पज क्या है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का, क्यों क्या है कि हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी को दूर करना है, साथ के साथ एक पेटेंट एयरवे, एक क्लियर एयरवे हमें एस्टेब्लिश करना है। ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियस है और उसको सेचुरेशन है वो 95 के अबव और आप उसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करेंगे, नहीं जी ये तो अनकॉन्शियस है, इसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें पल्स ऑक्सीमीटर के और कार्डियक मॉनिटर की सहायता से हमें इन चीज़ों को क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करना है और अगर ज़रूरत है
तो ही हमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करना है। नेक्स्ट वन है ओरल केविटी। उसके बाद हमें क्या करना है, जब आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करने जा रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट की ओरल केविटी को एग्जामिनेशन करना है कि ओरल केविटी के अंदर कोई नकली दांत तो नहीं है, पेशेंट का कोई दांत तो नहीं हिल रहा है, ठीक है, कोई डेंचर्स कोई नकली दांत नहीं लगा रखा हो पेशेंट ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, हमें पहले चेक करनी है। अगर इन चीज़ों को चेक नहीं करेंगे, मान लीजिए पेशेंट का दांत हिल रहा था, आपने फिर लेरिंजियोस्कोप इंसर्ट किया, हल्का फुल्का मैनिपुलेशन किया लेरिंजियोस्कोप का, और पेशेंट का दांत टूट के नीचे ट्रेकिया के अंदर चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप पहले ही उस दांत को टाई कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मली क्या किया जाता है, अगर कोई भी दांत हिल रहा है तो उसको फ्री टाई मतलब है जो ऐसे धागा लिया जाता है जिसके ऊपर नीडल नहीं होती है, और उस धागे का यूज करते हुए दांत को बांध दिया जाता है, और उसको उस धागे के एक छोर को बाहर की तरफ पकड़ के रखा जाता है ताकि वो अगर गिर भी जाता है तो वो अंदर ना जाए, ठीक है। ओरल केविटी का एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद हम देखते हैं असिस द वाइटल साइन ऑफ वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं। वाइटल साइन से हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की जरूरत है कि नहीं है। नेक्स्ट वन है असिस द नीड ऑफ प्री मेडिकेशन। मान लीजिए आपका पेशेंट है वो इंट्यूबेट करने में डिफिकल्टी हो रही है, पेशेंट है वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, या फिर पेशेंट है वो काफ़ी एयरवे वो काफ़ी डिफिकल्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्री मेडिकेट करेंगे। प्री मेडिकेशन के अंदर हम प्रोपोपोल है, एट्रोपिन है, लिडोकेन है, इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्री मेडिकेट करेंगे, पेशेंट को रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का अटेम्प्ट लेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का पेशेंट असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट की प्रिपरेशन, कि पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाना है, पेशेंट को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए चेक द आइडेंटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा रोल है वो है एक करेक्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई करना। पेशेंट का नाम पूछ सकते हो, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन बैंड पे चेक करो, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स में आप चेक कर सकते हो उसके नाम को। तो ये सारे वेज हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमें करना है पेशेंट का नॉलेज चेक करना है, ठीक है। हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है, हमने पेशेंट और पेशेंट की फैमिली मेंबर्स को एजुकेट कर दिया कि भाई हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं, इसमें एक ट्यूब होगी जिसको ट्रेकिया में लगाया जाएगा, उसके बाद पेशेंट बोल नहीं पाएगा, पेशेंट को अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन हम बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें दोबारा से असिस करनी है, चेक करनी है, क्या हमने जो पेशेंट को समझाया था वो पेशेंट की फैमिली मेंबर्स को समझ में आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट वन है जब भी आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले हमें क्या करना होगा, पेशेंट को कैनुला लगाना है, आईवी लाइन लगा लेनी है। आईवी लाइन लगाने का यहाँ पे पर्पज क्या है, मान लीजिए आपने अटेम्प्ट लिया और आपका अटेम्प्ट है वो सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर पाएंगे, पेशेंट को अगर आईवी लाइन होगी, कैनुला लगा हुआ होगा, अप्रोप्रिएट साइज का अगर कैनुला होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, पेशेंट को मेडिकेट भी कर पाएंगे। अब मेडिकेट है कोई हवा में तो करनी नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो प्रोपोपोल है, लिडोकेन है, एट्रोपिन है, इन सबको हमें इंट्रावीनसली हम देंगे। तो आईवी लाइन हमें क्या करनी है, एस्टेब्लिश कर रही है। क्योंकि आईवी लाइन इसलिए क्योंकि जो मेडिकेशन है उनका इफेक्ट हमें जल्दी चाहिए, तुरंत हमें इफेक्ट चाहिए, ताकि हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर पाएँ, और इंट्यूबेट से पेशेंट की हम क्या कर पाएंगे, एक पेटेंट एयरवे बनाएंगे पेशेंट के अंदर, और पेशेंट का एयरवे वो क्लियर करेंगे, साथ ही साथ में हम उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकें ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। तो जब भी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले एक आईवी लाइन इंसर्ट कर लेनी है, ताकि पेशेंट को आईवी लाइन, ताकि अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो हम पेशेंट को प्री मेडिकेट ईजिली कर पाएँ। नेक्स्ट वन है पेशेंट को पोजीशन, अप्रोप्रिएट पोजीशन देनी है। अब अप्रोप्रिएट पोजीशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, मान लीजिए आपका पेशेंट है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, तो आप पेशेंट को पर्टिकुलर जो भी आगे मैं बताऊंगा, नॉर्मली स्निफिंग पोजीशन देते हैं हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान। अब स्निफिंग पोजीशन क्या होती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट को अप्रोप्रिएट पोजीशन देनी है, मतलब स्निफिंग पोजीशन देनी है अगर पेशेंट के अंदर स्पाइन और सर्वाइकल का ट्रॉमा नहीं है तो, ठीक है। अगर सर्वाइकल स्पाइनल और स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी ट्रॉमा सस्पेक्टेड है, उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को स्निफिंग पोजीशन नहीं देनी है। उसका भी मैं आपको आगे की क्लास मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा कि कैसे उसको मैनेज करना है। नेक्स्ट वन है पेशेंट पोजीशन ड्यूरिंग द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। जब पेशेंट को आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर रहे हो तो आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे, ठीक है। देखिए स्निफिंग पोजीशन सबसे मोस्ट कॉमन जो पूछा जाता है सवाल कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है, वो है स्निफिंग पोजीशन है। स्निफिंग पोजीशन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान दी जाती है। प्लीज इस पॉइंट को नोट कीजिएगा और याद रखिएगा कि स्निफिंग पोजीशन क्या होती है, कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। क्रिटिकल केयर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इनके बहुत बार एम्स एग्जामिनेशन के अंदर, यूपीपीएससी, एनएचएम राजस्थान,
मतलब जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उनके अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन है, अब देखिए स्निफिंग पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। स्निफिंग पोजीशन है वो नॉन ट्रॉमा पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है, मतलब जिन पेशेंट के अंदर कोई ट्रॉमा सस्पेक्ट नहीं है उन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है स्निफिंग पोजीशन। उसमें क्या किया जाता है, प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन विथ हेड इज एक्सटेंडेड एंड नेक इज फ्लेक्स। हेड है वो एक्सटेंडेड है, देखो हेड को एक्सटेंड कर दिया और जो नेक है उसको क्या कर दिया, फ्लैक्स कर रखा है पीछे की तरफ, ठीक है, नेक को पीछे की तरफ काफी फ्लैक्शन कर रखा है, हेड को एक्सटेंड किया और नेक को क्या किया हमने, फ्लैक्स किया है। नेक्स्ट वन है, प्लेस ए स्मॉल टॉवल और रिंग अंडर द ऑक्सीपुट टू एलिवेट द सेवरल इंच अलाउ ए प्रॉपर फ्लेक्शन ऑफ द नेक। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को हेड को तो क्या करना है, हमें एलिवेट करना है और नेक को हमें क्या करना है, फ्लेक्शन। जैसा कि आप इस पोजीशन के अंदर देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस एड करने का मेन पर्पज यही है कि आपकी इमेज बेस्ड ट्यूशन की जो तैयारी है वो साथ के साथ चलती रहे, उसमें आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया, नेक का फ्लेक्शन किया और हेड को क्या किया, एक्सटेंड किया। साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट की ऑक्सीपुट रीजन पे हमें क्या करना है, एक स्मॉल टॉवल हो सकता है या फिर एक सर्कुलर रिंग बनाई जाती है एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस के द्वारा, उस रिंग का हमें क्या करना है, यूज करना है, ताकि हम हेड को कुछ इंच तक, कुछ सेंटीमीटर इंच तक हम क्या कर सके, हेड को एलिवेट कर सके, ताकि हमें अच्छे से पोजीशन है वो मिल सके। नेक्स्ट वन है, दिस पोजीशन प्रोवाइड द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द लेरिंग्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। और जो भी लेरिंजियल एक्सिस है, फेरिंजियल एक्सिस है, ओरल एक्सिस है, वो सारी क्या हो जाएंगी, इसके अंदर अलाइन हो जाती है, एक लाइन में आ जाती है, जिससे हमें वोकल कॉर्ड, एपिग्लोटिस है वो इजीली विजुअलाइज हो जाता है और जो हमारा इंट्यूबेशन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन आप देखिए, स्निफिंग पोजीशन। इसके अंदर आप देखिए पेशेंट के हेड को एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पर देखो एक्सटेंशन दिख रहा है, और साथ के साथ नेक है उसको फ्लेक्स किया गया है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है वहाँ पे देखो फ्लेक्शन दिखाई देगा। साथ के साथ पेशेंट के ऑक्सीपुट रीजन पे एक स्मॉल टॉवल भी रखा गया है, जिससे पेशेंट के हेड है वो उसको थोड़ा सा एलिवेट कर लिया गया है। अब एलिवेट करने की वजह से क्या हुआ, देखिए ये जो एक्सिस है, ओरल फेरिंजियल एक्सिस है, जो भी ओरल एक्सिस है, फेरिंजियल एक्सिस है, लेरिंजियल एक्सिस है, वो तीनों एक ही अलाइनमेंट में आ गई, और तीनों एक ही अलाइनमेंट में आने की वजह से क्या होगी, हमें वोकल कॉर्ड और एपिग्लोटिस है वो इजीली विजुअलाइज हो जाएगा, और इजीली विजुअलाइज हो जाएगा तो हम इंट्यूबेट है, पेशेंट को जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है, एंडोट्रेकियल इंट्यूब है, उसको इजीली और अच्छे से इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्निफिंग पोजीशन हमें कब यूज करनी है, नॉन ट्रॉमा पेशेंट के अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन इन ट्रॉमा पेशेंट। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट केस है, कोई ट्रॉमा का केस है, उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे, तब हमें कौन सी पोजीशन यूज करनी है। देखिए, प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है, पेशेंट की जो पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन में हमें रखना है। नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, कि जिस पोजीशन के अंदर मतलब पेशेंट है उसके हेड को हमें न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रखना है, पेशेंट के हेड को हमें क्या करना है, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रखना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, हमारे असिस्टेंट को बोलना है, हमारा असिस्टेंट या हमारा जो भी हेल्प करेगा, हमारी सपोर्टिव स्टाफ होगा, उसको हमें बोलना है कि आप पेशेंट के हेड को दोनों तरफ से पकड़ के रखिए और हेड के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसको स्टेबलाइज कर दो और इमोबाइलाइजेशन उसमें करके रखो। देखिए ये यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में और भी अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो, एक असिस्टेंट ने क्या कर रखा है, पेशेंट के हेड को इमोबाइल बना रखा है, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट करके रखा हुआ ताकि पेशेंट का हेड है वो मूवमेंट ना हो। अब हेड का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए पेशेंट के अंदर सर्वाइकल ट्रॉमा है वो सस्पेक्टेड है। अब सर्वाइकल ट्रॉमा सस्पेक्टेड है तो क्या होगा, अगर आप हेड का मूवमेंट करोगे तो वो ट्रॉमा बढ़ेगा, हो सकता है पेशेंट के अंदर नर्व इंजरी हो जाए और पेशेंट की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हेड को सबसे पहले दोनों तरफ से सपोर्ट करके हम क्या करेंगे, पेशेंट के हेड को इमोबाइल करेंगे। ये काम करेगा हमारा जो है, हमारी हेल्प करेगा हमारे जो असिस्टेंट होंगे, ठीक है वो। और उसके बाद हमें उसी पोजीशन के अंदर हेड में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसी पोजीशन के अंदर न्यूट्रल हेड है वो न्यूट्रल पोजीशन में है, उसी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करना है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ रही है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को प्री मेडिकेट भी करके कर लेना है ताकि हम इजीली इंट्यूबेट कर पाए। नेक्स्ट वन देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर रहे हैं, ट्रॉमा पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर क्या सस्पेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है वो सस्पेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सर्वाइकल इंजरीज है वो सस्पेक्टेड है, ठीक है, क्लियर नहीं हुई अभी लेकिन सस्पेक्टेड है। जो भी ट्रॉमा का केस आएगा हमारे पास,
उससे हमें स्पाइनल कोड इंजरी सस्पेक्ट करके ही हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेशेंट है, जो भी एक्सीडेंट केस है, ट्रॉमा केस है, उन सबको हमें ये मान के असिस्ट करना है, हमें ये मान करके पेशेंट को इंट्यूबेट करना है कि भाई पेशेंट के अंदर पहले से स्पाइनल कोड की इंजरी हो रखी है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को हेड को इमोबाइल रखना है, प्री मेडिकेट करेंगे ताकि पेशेंट रिलैक्स हो जाए और हमारा इंट्यूबेशन वो काफ़ी ईजी हो सके। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं हेड हेड को इमोबाइल बनाया गया, इमोबाइलाइज रखा गया है। साथ के साथ सेकंड जो एक्सपर्ट पर्सन है, जो एक्सपर्ट नर्स है, चाहे एक्सपर्ट फिजिशियन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, इंट्यूबेट कर रहे हैं। जो हेड है उसको न्यूट्रल पोजीशन के अंदर ही मेंटेन रखना है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, नॉर्सेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।